किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने अमित शाह और सम्राट चौधरी को सुना। सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम बने हुए हैं एनडीए की सरकार में, जो नई सरकार बनी है बिहार में। नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमने इन दिनों में बात कर ली कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी आ गई, क्यों दोबारा से पाला बदला, लेकिन हमने इस पे बात नहीं की कि आखिर बीजेपी को ऐसा क्या हो गया, बीजेपी को कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि नीतीश कुमार को अपनाना पड़ा, और एक बार नहीं बार बार नीतीश कुमार को अपनाना पड़ा। सर, ये क्या आखिर बीजेपी के साथ ऐसा कौन सी परेशानी थी, क्या मुश्किलें आ गई कि उनको नीतीश कुमार को वापस लेना पड़ा इतना कुछ बोलने के बाद भी? देखिए, तो राजनीति में ये बयानबाजी चलती है जी, इसको नॉर्मल कोर्स में लेना चाहिए। आज की राजनीति इन चीजों से ऊपर उठ चुकी है जी। सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कई बार आपको जरूरत पड़ती है, तो कई वजह है, एक एक करके जनता को ये बताएं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जी। आपने अमित शाह का बयान सुनवाया, आपने सम्राट चौधरी का बयान सुनवाया, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। प्रधानमंत्री का बयान भूल गया। प्रधानमंत्री के बयान, जो ये 5 राज्यों के चुनाव थे, प्रधानमंत्री जब इस काऊ बेल्ट में घूम रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। जी। नीतीश कुमार का जो विवादास्पद बयान था सदन के अंदर, उसको लेकर कि महिला सम्मान को लेकर क्या इंडिया अलायंस का स्टेटेड पोजीशन है, यह पता लगता है। किसी ने नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोला है। बड़ा हमला था नीतीश कुमार पे। इसके अलावा अगर बिहार के तमाम नेताओं को देख लें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को देख लें, उन सब ने नीतीश पर बहुत तीखा हमला किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इसके बाद भी बीजेपी को पलटना पड़ा? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार तो पलटने के लिए मशहूर हो चुके हैं। ये समरसॉल्ट जो है उनका, ये चौथा है। वो 2 बार आरजेडी के साथ गए, 2 बार वापस हो गए, 2 बार बीजेपी के साथ गए, 2 बार वापस हो गए। हर बार ये कहते हैं कि ये आखिरी है। इस बार भी कहा है कि आखिरी है। जहां थे वहीं रुक गए, जहां थे वहां आ गए हैं, अब यही रहेंगे। तो इसकी कई वजह है। पहला, जो एक लार्जर ये दिखाता है कि नीतीश कुमार क्या उन्होंने अपनी पोजीशन, जी, एक मजबूत नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन ऐसी बना ली थी कि वो जिस तरफ जाएंगे सत्ता का जो झुकाव है उस तरफ हो जाएगा। नीतीश कुमार एक ऐसे फोर्स के तौर पे पिछले कुछ दशकों में बिहार की राजनीति में आए कि जब जब वो जिस गठबंधन के पार्टनर के साथ होते हैं उसको जीत मिलती है। जी। तो यह आंकड़ा जानना जरूरी है लोगों का कि नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ क्या है। 2013 में वो भाजपा से अलग हुए। ये वो काल था जब नीतीश कुमार के अपने दम पे बहुत विधायक थे बिहार में। वो आरजेडी ने उनको समर्थन दिया जब वो बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन वो अपने दम पे सरकार चला रहे थे। 2014 में वो अकेले लड़े चुनाव लोकसभा का। सीट 2 मिली नीतीश कुमार को, एक नालंदा की सीट, एक पूर्णिया की सीट। लेकिन नीतीश कुमार को वोट आए 16.4%। ये एक बड़ा वोट बैंक है। ये उस वक्त का मामला है जब
नरेंद्र मोदी उफान पे थे, बीजेपी को 20 वोट मिले थे 30%, लेकिन नीतीश कुमार हाशिए पे थे, 2 सीटें मिली थी, वोट थे 16.4। 2015 वो महागठबंधन में गए, उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी सबको जोड़ा, तीनों मिलकर चुनाव लड़े। मुझे अभी तक याद है 101 और 41, 243 की संख्या है। 101 आरजेडी और जेडीयू लड़ी, 41 सीटें लड़ी कांग्रेस। 150 से ज्यादा संख्या में वो जीते, 170 के आसपास। इनफैक्ट अगर कांग्रेस को जोड़ लें 170 के आसपास वो सीटें थी, 178 या 170 प्लस था। 2015 में जब 71 सीटें जीते नीतीश कुमार की पार्टी, उनका वोट परसेंटेज था 16.83%। आगे आ जाइए, 2017 में उन्होंने पाला बदला। उसके बाद चुनाव आया 2019 का जी। 2019 में जब नरेंद्र मोदी फिर से जीते, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीते जी, 17 सीटें लड़ी जेडीयू, 16 जीती। नीतीश कुमार का वोट परसेंटेज था 22.26%। और अब सबसे खराब प्रदर्शन भी चले आते हैं 2020 जी। 2019 में आपको सबको मालूम है कि 39 सीटें जेडीयू और बीजेपी और एनडीए एलजेपी को साथ ले तो 39 सीटें जीते थे। वोट परसेंटेज मैंने बताया 22.26%। जब सबसे खराब स्थिति में थे वो, उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब हुआ 2020 में, जब वो 43 सीटें जीत पाए। वो 122 लड़े थे, बीजेपी 121 लड़ी थी, उसमें अपने सहयोगियों को दिया था, नीतीश कुमार ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया, अपने कोटे से दिया। तो 122 सीटों में कुछ सीटें उन्होंने बाकी जो हम के लिए छोड़ी थी उसको छोड़ दिया जाए, वो 43 जीत पाए अपने लिए। लेकिन करीब 15 पॉइंट समथिंग 16% के आसपास वोट नीतीश कुमार का तब भी था। ये जो वोट परसेंट है 16% के आसपास, खराब स्थिति में भी, वो मजबूर करता है बीजेपी को कि उसे पलटना पड़ेगा। वो जब हैट्रिक बनाने के लिए जा रही है, नरेंद्र मोदी जब हैट्रिक बनाने के लिए जा रहे हैं तो कोई हिंड्रेंस नहीं चाहते जी। कोई रुकावट नहीं चाहते। 3 राज्यों में सबकी निगाह थी कि इन 3 राज्यों में क्या होता है। इन 3 राज्यों में शायद विपक्ष से पार पाना इस बार नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं होगा। वो 3 राज्य थे, बिहार, जहां जब अलग हुए वो बीजेपी से, तो हम साथ हैं ऐसा नारा चला। बंगाल, जहां बीजेपी में जबरदस्त टूट हुई, विधानसभा में उनके नंबर्स ऊपर गए, लेकिन ममता बनर्जी तीसरी बार बहुत प्रचंड जीत के साथ वापस आई। तो इस बार ऐसा लग रहा था कि लोकसभा में जो 18 सीटें बीजेपी की है वो नीचे जाएंगी। और तीसरा राज्य था महाराष्ट्र, जो नंबर्स के हिसाब से दूसरा राज्य है। 80 सीटें लोकसभा में है, 48 सीटें महाराष्ट्र में। तो वहां भी महाविकास अघाड़ी, हालांकि उसको डिसलॉज किया बीजेपी ने, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, शिंदे गुट बनाया, बाद में पवार को भी तोड़ा, पवार गुट बनाया। तो ये 3 राज्य जो बीजेपी के लिए मुश्किल थे, उन 2 राज्यों में उन्होंने अपना काम किया जी। वो तोड़फोड़ से हो, वो मनूवरिंग से हो, वो पटाने से हो, साम दाम दंड भेद राजनीति में सब कुछ चलता है और बीजेपी ये करती है जी। बीजेपी ने कई स्टेट्स में गवर्नमेंट गिरा दी, अपनी बना ली। ये उस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो फ्रंट फुट पे खेलती है। इससे उसको फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह कि
नीतीश कुमार का इंडिया से डिपार्चर वो एक बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जिस व्यक्ति ने इसको कंसीव किया, बनाया, एक जो फेडरल फ्रंट की तैयारी थी, जिसमें शायद केजरीवाल भी जा रहे थे, जिसमें ममता भी जा रही थी, जिसमें अखिलेश भी थे, जिसमें केसीआर थे, ये कांग्रेस और बीजेपी से इतर एक फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश में थे जी। हर जगह घूमे नीतीश कुमार और उन्होंने कांग्रेस को साथ लेकर चलने की एक कोशिश की कि कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनना चाहिए। और पहली बैठक पटना में हुई, क्योंकि पटना को क्रांति की धरती बताया गया कि यहीं से क्रांति होती है। जयप्रकाश नारायण ने भी शुरुआत यहीं से की थी, तो वहां से ये निकला जी। नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया कि जब कांग्रेस की राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश कर रही है, उसके एक दिन पहले वो इतना बड़ा डेंट दें कि इंडिया डिमोलिश हो जाए जी। और वही हुआ। अब परसेप्शन के लेवल पे इंडिया के साथ दिक्कत ये हो गई कि ममता बनर्जी कह रही हम अकेले लड़ेंगे। बंगाल से उनकी यात्रा निकली है राहुल गांधी की जी। आज वो बिहार में है। बिहार में जो सबसे मजबूत अलायंस दिख रहा था, उसकी एक मजबूत कड़ी अब कहीं और एनडीए में है। तो पहला नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक जो 16% के आसपास, जो 16% के आसपास है, वो एक बड़ी वजह था कि कोई रिस्क नहीं लेना। दूसरा, इंडिया को डिमोलिश करना, और इसीलिए बीजेपी ने ये गुलाटी मारी जी। ये कहा जाएगा हमेशा कि नीतीश कुमार पलट गए, नीतीश कुमार पलटू राम हैं, और ये कहा भी जाना चाहिए क्योंकि राजनीति में विचारधारा की जगह शायद अभी भी बचे, इसकी कोशिश होनी चाहिए जी। आपका कमिटमेंट होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि बिहार में किसी को वोट करिए आप, मुख्यमंत्री तय है जी कि नीतीश कुमार बनेंगे। वो मैंडेट एनडीए के साथ लेंगे, सरकार महागठबंधन के साथ बनाएंगे। वो सरकार महागठबंधन के साथ लेंगे और सरकार एनडीए के साथ बनाएंगे। ये होना नहीं चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन आज की राजनीति ऐसी है कि जो व्यक्ति एक सेंटर में है, जो कुछ परसेंट वोट के साथ हर तरफ मूव कर, तो उसके इर्द गिर्द पार्टनर्स रिवॉल्व कर रहे हैं, पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, कभी आरजेडी कभी बीजेपी, और उसके साथ वो कंफर्टेबली प्लेस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसको सोचकर बीजेपी ने पलटी मारी। मतलब पलटू चाचा जो बीजेपी बोलती थी नीतीश कुमार को, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी भी पलटू राम है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी पलट ही रही है नीतीश कुमार के साथ साथ। सर, एनडीए के बारे में बात की आपने, बोला कि इंडिया को डिमोलिश करने की एक कवायद रचेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सक्सेसफुल होती नजर आई है नीतीश कुमार के आने के बाद। अब नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, परसेप्शन के लेवल पे एक बड़ा डेंट है जी। इससे बड़ा गठबंधन आज वो इंडिया ब्लॉक के नाम से है। इससे बड़ा गठबंधन पिछली बार था जब उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जब मांझी भी थे जी, ये तमाम लोग थे, लेकिन सीट आई एक। उपेंद्र कुशवाहा अपनी दोनों सीट हार गए, आरजेडी खाता नहीं खोल पाई, एक सीट किशनगंज की कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई, जो सीट जेडीयू हार गई थी। तो परसेप्शन के लेवल पे एक बड़ा डेंट इस लिहाज से गया है कि जब पिछली बार आप यही दल आरजेडी कांग्रेस यही दल तो लड़े थे जी, साथ में और भी थे, मैंने कहा मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, लेकिन स्थिति खराब थी जी, खाता नहीं खुल पाया लोगों का, एक सीट पे कांग्रेस रह गई। तो ऐसे में क्या आज की तारीख में वो कॉन्टेस्ट करने की स्थिति में है? हालांकि राजनीति पेपर्स पे नहीं होती, वोटिंग पेपर्स पे नहीं होती जी, वो नैरेटिव पे होती है, वो रीच पे होती है, वो कई बार नेता की लोकप्रियता पे होती है।
और नीतीश कुमार को साथ लेने से, देखिए नीतीश कुमार ने हाल में जो जातिगत सर्वेक्षण कराया उसमें 36% ईबीसी है। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जी। ये सारी कवायद इसलिए थी कि एक पिछड़ा वोट बैंक को आप इकट्ठा करें। नरेंद्र मोदी को ओबीसी नेता जो लोग बताते हैं, और नरेंद्र मोदी ने खुद भी बताया कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, उसको उनको डिसलॉज करना कि आप नहीं हो पिछड़ी जाति से, इनका प्रतिनिधित्व, इनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, तेजस्वी करते हैं जी। तो उसमें से अति पिछड़ा जाति जो नीतीश कुमार ने एक अपना वोटर उसको कन्वर्ट किया, जिसके आधार पे आप 16% वोट बैंक देखते हैं जी। उनकी अपनी जाति के लोग 3-1% के आसपास हैं बिहार में, लेकिन महादलित का एक जो चंक है, ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक मिलाकर वो 16% के आसपास आते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस लिहाज से देखेंगे कि एक पावरफुल नरेंद्र मोदी, एक लोकप्रिय नरेंद्र मोदी, जिनके साथ हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, डेवलपमेंट का भी तड़का है, किसानों को जो 6,000 रुपए मिल रहे हैं वो भी है, गरीब लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है कंटिन्यू है, वो भी है। तो ये एक ब्लेंड ऐसा बनाया है जो एक वोट बैंक को काटर करता है, और उसमें नीतीश कुमार का जुड़ जाना इंडिया को डेफिनेटली एक डॉक में डालता है। अब ये बात और हो जाएगी कि इंडिया ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचा, इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, चूंकि लड़ाई शुरू हुई है जी। इंडिया की और एनडीए की बात तो हम करेंगे, लेकिन चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं कि इस वोट परसेंटेज के साथ नीतीश कुमार क्या अभी भी, पहला सवाल कि क्या ये वोट बैंक उनके साथ आज भी बचा है, या बीजेपी ने वो भी खेल किया है कि एक कोयरी को, ये लव कुश फॉर्मूला जो है कुर्मी और कोयरी जाति के, वो उसको रिप्रेजेंट नीतीश कुमार किया करते थे। तो बहुत क्लेवरली बीजेपी ने अपने कुशवाहा को, कोयरी जाति से आने वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया है। वो बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे हैं जी। एक फॉरवर्ड कास्ट के व्यक्ति को बनाया और एक कुशवाहा को बनाया। तो पहला तो एक उसने नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की है जो आज तक नीतीश कुमार के सामने वो खड़ा नहीं कर पाई। वो मोटे तौर पे अगड़ों की पार्टी बिहार में देखी जाती थी और बाकी काम नीतीश कुमार करते थे, इसीलिए वो हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका में रहे। जी। करीब 100 सीटों पे लड़ती थी बीजेपी, बाकी सीटों पे लड़ते थे जेडीयू के लोग, और उसके समर्थक। 25 सीटें लड़ती थी, 40 में जेडीयू, 15 सीटें लड़ती थी बीजेपी। अब जबकि उनकी स्थिति पहले से कमजोर हुई है, अब जबकि कहा जा रहा है कि जो 17 सीटें वो लड़े थे उसमें भी कटौती होगी, तो ऐसे में क्या उनका ये 16% के आसपास का जो वोट बैंक जो रिवॉल्व करता है हर स्थिति में कांस्टेंट है कि क्या वो बरकरार है, ये एक देखने वाली बात होगी। ये 2024 और फिर 2025 इस बात की गवाही देगा क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बचाकर रखने में कामयाब हुए हैं, आज भी क्या बिहार की पॉलिटिक्स में वो रिलेवेंट बने हुए हैं, या नीतीश कुमार के सामने के साथ जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जो ए टू जेड राजनीति की बात करते हैं, क्या वो इनरोड बनाने में कामयाब होंगे, जो काम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करना चाह रहे हैं जी, जिसमें कुछ हद तक उन्होंने छोटी पार्टियों को जोड़कर अपने वोट बैंक, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। पिछले चुनाव में वो जीत ना पाए हों लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। क्या तेजस्वी यादव जो बड़ा सबमिसिव ऐसा बयान दे रहे हैं सत्ता जाने के बाद भी, जैसे वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हो, वो ये बताना चाहते हो कि जिस गांधी मैदान में पॉलिटिकल रैली होती थी उस गांधी मैदान में हमने रोजगार की रैली लगा दी जी, और ये क्रेडिट वो लेना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा जब वो नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तो उनके तमाम नेता कह रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया, हमारे ये तेजस्वी यादव को ही क्यों करना पड़ा। ये तेजस्वी यादव के एजेंडे में था 2020 में कि हम पहले हस्ताक्षर से कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे, तो ये फोर्स कर रहे थे नीतीश कुमार को और कहा तेजस्वी यादव ने कि एक कमजोर, एक थके हुए सीएम से हमने ये काम करवाया। तो अब वो क्रेडिट लेना चाहते हैं और खुद विक्टिम बनना चाहते हैं कि वो आदरणीय थे, वो आदरणीय रहेंगे। लेकिन
जो हमारा एजेंडा था वो नौकरी का एजेंडा था, जो हमारा एजेंडा था वो रोजगार का एजेंडा था। बाकी जो दो दल मिले हैं आज की तारीख में वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से मिले हैं। हमारा इंटरेस्ट लोगों को, युवाओं को रोजगार देने में था और ये नैरेटिव लेकर वो जाना चाहते हैं। क्या इसके तहत वो नीतीश कुमार की वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपनी तरफ करने में कामयाब होते हैं तब जाकर खिचड़ी पूरी पकेगी और ऐसा लगेगा कि कोई क्लोज कॉन्टेस्ट कार्ड्स पे है जो 2024 और 2025 में आपको देखने को मिल मतलब सकता है। बेसिकली सर ऐसा मान के चले कि जो इस बार 24 का चुनाव होगा, हमने बात भी की, वो चाहे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, 15 से 16% वोट जो है नीतीश कुमार को रहे हैं। अगर इसमें गिरावट होती है तो 2025 के चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जेडीयू के लिए खतरा है। मतलब फिर इस वक्त नीतीश कुमार को समझ जाना चाहिए कि अब पलटी मार जो बिजनेस है, जो पॉलिटिक्स है, वो काम नहीं करने वाली। देखिए, नीतीश कुमार करीब 18 साल से, ये उनका 19वां साल है, बीच में जो मांझी का पीरियड है उसको छोड़ दें तो लगातार वो सीएम है। ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। ये राजनीति उन्होंने बहुत दिन कर ली, 2005 से 10, 10 से 15 तो वो पीक पे थे। उसके बाद जो जेडीयू का ग्राफ है वो नीचे गया है जी। ये डू और डाई का सवाल है। आज की तारीख में एक उम्रदराज सीएम, एक कमजोर सीएम, एक ऐसा सीएम जिस पे तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो उस तरीके से फिट नहीं है जैसा वो हुआ करते थे जी, तो उनके कंधे पे बहुत चुनौती है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन क्या वो एक बार फिर बाउंस बैक कर सकते हैं? क्या वो जिसको नेचुरल गठबंधन बीजेपी बता रही है कि दरअसल आरजेडी के खिलाफ हमारा एक नेचुरल गठबंधन है और वो नेचुरल गठबंधन को लीड करते थे नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार उस स्थिति में पहुंच पाएंगे कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख सके या अपने वोट बैंक को बढ़ा सके? ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। बीजेपी स्मार्टली प्ले कर रही है। उसे लगता है कि 2024 हमारे लिए विन विन हो जाएगा और 2025 में हम नीतीश कुमार से लीड लेते हुए ये बैटन नीतीश कुमार से छीन लेंगे या ले लेंगे, या नीतीश कुमार फोर्स हो जाएंगे कि ये बैटन हमें दे। उनका वोट बैंक भी हमारी तरफ ड्रिफ्ट करके आ जाएगा, तो हमारा काम 2025 के बाद स्मूथली होगा। ये उनका गेम प्लान है। क्या वो अपने गेम प्लान में कामयाब होते हैं? नीतीश कुमार क्या अपना वोट बैंक साल्वेज करने में कामयाब होते हैं, या फिर इनके वोट बैंक में पिलफरेज होता है, इरोजन होता है और तेजस्वी उसमें इनरोड बनाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग 2024 और 2025 की लड़ाई होने वाली है। जो पॉलिटिकल व्यक्ति है जी, जो पॉलिटिकल माइंड है वो उसको बहुत रीड करना चाहेगा कि ये चुनाव किस तरफ जाते हैं, उसके इंडिकेशंस क्या हैं, और वो तय करेंगे कि बिहार की आने वाली राजनीति किस दिशा में जा रही है। मतलब बेसिकली आपने समझा कि बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसे भी पलटना पड़ा। नीतीश कुमार सिर्फ पलटू राम नहीं है, बीजेपी भी है। और आपने समझा कि पीएम मोदी के हैट्रिक को लेके बीजेपी कितना ज्यादा एक्टिव है। वो कोई भी ऐसा चेकबॉक्स छोड़ना नहीं चाहती, टिक छोड़ना नहीं चाहती जिससे उसे फायदा हो। देखते हैं क्या होता है। 2024 की लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये भी देखने को मिलेगा कि जेडीयू 2025 में कैसा परफॉर्म करने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।